बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वेज इंसेंटिव प्लान। प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था कि वेज इंसेंटिव प्लान में सबसे पहले हम लोगों ने बोनस सिस्टम के बारे में तो डिस्कशन कर ली थी। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनस सिस्टम हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है हाई डे रेट सिस्टम्स है। हाई डे रेट सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। उनमें सबसे पहला आ गया हाई डे रेट सिस्टम। अंडर अ हाई डे रेट सिस्टम, employees get paid at a higher than average hourly rate provided. They agree to produce a given amount of product at a given quality. A target is given to employees, and if employee attains target, then higher rate per hour is applied. Otherwise, normal rate is applicable. वैसे नाम से ही जाहिर हो गया था कि जैसे ही हम लोगों ने कहा था ना, हाई डे रेट सिस्टम मींस दैट कि हम लोगों ने नॉर्मल पर और रेट से ज्यादा रेट पे करना है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल छोटी सी सॉल्व करेंगे। उसमें है शाहिद मेक्स 200 यूनिट्स इन अ 40 आवर्स वीक इफ ही वाज पेड ₹4 पर आवर। साथ में उसने बताया बट 240 यूनिट्स इफ ही वाज पेड ₹5 पर आवर। तो उसने दो डिफरेंट ऑप्शंस आपको बता दिए कि अगर 40 आवर्स पर वीक उसने काम करना है, पूरे वीक में 40 आवर्स उसने काम करना है, लेकिन अगर वो पूरे वीक में 200 आवर्स बनाएगा ना, मतलब नॉर्मल, तो हम लोग रेट भी उसको नॉर्मल ही देंगे, हम लोग 400 रुपीज के हिसाब से दे देंगे। लेकिन दूसरा हमने क्या कहा कि अगर आप 240 यूनिट्स हमें बनाकर दोगे, अब ये टारगेट अचीव करने जा रहे हैं कि 240 यूनिट्स हमें बनाकर दोगे, तो हम आपको कितने रुपीज पर आवर के हिसाब से पे करेंगे? ₹5 पर आवर के हिसाब से हम लोग आपको पे करेंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? सबसे पहली रिक्वायरमेंट कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू शाहिद इन बोथ द केसेस। हाँ जी, बताएं क्या अमाउंट पे करेंगे शाहिद को? दो डिफरेंट केसेस हैं, दोनों केसेस में शाहिद को कितनी अमाउंट पे करें, जल्दी से बताओ। हाँ जी, देखो दोनों सिचुएशन में से नंबर ऑफ यूनिट्स ही चेंज हो रही हैं, पीस वर्क सिस्टम तो है नहीं ना, टाइम रेट बेस चल रहा है, तो पर वीक के हिसाब से चल रहे हैं। दोनों में जो काम कर रहा है वो कितने घंटे काम कर रहा है? अगर 200 यूनिट्स बनाएगा तो किस रेट के मुताबिक? तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या अमाउंट बन जाएगी? 14 into 4, शाहिद की पेमेंट पे कितनी हो जाएगी? 160। लेकिन अगर हम लोग सेकंड सिचुएशन पे जाएं तो वहां पर देखें कितने घंटे काम कर रहा है, 40 आवर्स ही काम कर रहा है एक वीक में, लेकिन अब हम उसको पे कितना करेंगे? तो टोटल 200 पे कर देंगे। ये फर्स्ट का सोल्यूशन बन गया हमारे पास, कोई मुश्किल? अच्छा नेक्स्ट देखिए, अगला, अगली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब दोनों सिचुएशन में देखो, फर्स्ट में लेबर कॉस्ट की बात करनी है, तो फर्स्ट में लेबर कॉस्ट कितनी है? लेबर कॉस्ट कितनी है? 160। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं? तो पर यूनिट है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखो क्या अमाउंट आ जाएगी आपके पास? 0.8। ऑलराइट, 0.8 पर यूनिट लेबर कॉस्ट आपके पास आ रही है। फिर अगर इधर बात करें 200 हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बन रहे हैं हमारे? 240, तो डिवाइडेड बाय 240। तो यहां पर देखो आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 0.83। अब आपको याद है कि कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि आपने वो वाला बोनस प्लान अपने लिए लेकर आना है जिसमें दोनों को बेनिफिट्स हो रहे हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे इम्प्लॉय, अपने इम्प्लॉय मिस्टर शाहिद की बात करें, तो मिस्टर शाहिद को तो बेनिफिट हो रहा है कि उसको जहां पे पहले 160 रुपीज मिलने थे उसको अब कितने रुपीज आके मिल रहे हैं? 200 रुपीज। तो मिस्टर शाहिद को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन क्या हमें बेनिफिट हो रहा है?
अगर हम नहीं हो रहा हमें बेनिफिट, हमारा बेनिफिट होता है पर यूनिट कॉस्ट में डिक्रीज। अगर मैं उसको नॉर्मल 4 रुपीज के हिसाब से पे करता हूं, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 0.8। लेकिन अगर मैं उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता हूं, तो मेरी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है? 0.83। तो ऐसा नहीं है, मैं इस प्लान के ऊपर नहीं जाऊंगा, मेरे लिए ये प्लान ज्यादा फिजिबल नहीं है। आपको ये बात समझ आई है? तो पर यूनिट कॉस्ट जब देखेंगे परसेंटेज के हवाले से देखें, फिर चाहे टेस्ट 20 नंबर का या 100 नंबर का या 80 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में आ गए हैं। चाहे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हुए, मैं तो पर यूनिट देख रहा हूं ना। पर यूनिट कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई है ना मेरी, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसको सेलिंग प्राइस, या तो सेलिंग प्रॉफिट को अटेन करने के लिए सेलिंग प्राइस फिर बढ़ानी पड़ेगी, तो मार्केट शेयर कम हो जाएगा उसका। अगर सेलिंग प्राइस सेम रखता है तो पर यूनिट उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ओके हुई ये बात? क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं, क्या समझ नहीं आई? कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। अब दोबारा से कॉस्ट पर यूनिट बतानी है, लेकिन अब इसकी जरा रिक्वायरमेंट को गौर से सुनिएगा। क्या कहता है? ऑफ आउटपुट इफ द प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकॉर्डेड एट द रेट ऑफ ₹4 पर डायरेक्ट लेबर, और कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट of output if the production overhead is recorded at the rate of ₹4 पर डायरेक्ट लेबर। और अब यहां पर आकर ना हम लोग हाई रेट डे सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। हाई डे रेट सिस्टम, और वो किस तरह से? नॉर्मली हम लोग उसको ₹4 पे करेंगे, नॉर्मली हम लोग उसको ₹4 पे कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन हाई डे रेट सिस्टम मजीद ₹4 हाई डे रेट सिस्टम का पे करेंगे, तो टोटल हम उसको पे कितना करेंगे? ₹8 पर आवर हम लोग उसको पे करेंगे। उसने कहा कि जो नॉर्मली आप लोग उसको डायरेक्ट लेबर और पे कर रहे हो, उस पर ₹4 एक्स्ट्रा उसको जाके पे करो। तो नॉर्मली 200 यूनिट बनाएगा, तो हम नॉर्मली उसको कितना पे कर रहे हैं? ₹4। 4 पर 4 एक्स्ट्रा पे कर दो, तो मजीद अब आप उसको कितनी अमाउंट पे करोगे? ₹8। तो जब ₹8 पे करोगे, तो उसकी टोटल सैलरी कितनी बन जाएगी? 40 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू कितनी अमाउंट पे करोगे? कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए? 200 नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए। ओके, तो आपके पास पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1.6 आ जाएगी। तो आपको मेरी ये बात समझ आई? फिर सेम यही हाई रेट सिस्टम, हाई डे रेट सिस्टम सेकंड सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करो, कि अगर वो 240 बनाता है, तो हम उसको नॉर्मली कितना पे कर रहे हैं? ₹5। लेकिन अगर इसके ऊपर मजीद 4 पे का हाई डे रेट सिस्टम अप्लाई करते हैं, तो हम उसको पर आवर कितना पे करेंगे? ₹9। तो अब देखें, 40 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 240 इज इक्वल टू 1.5। अब अगर यहां पर देखो ना, मिस्टर शाहिद को बेनिफिट कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, और हमें भी बेनिफिट कि कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो। और उसने आपसे यही बात पूछी थी कि कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा अगर ₹4 एक्स्ट्रा पे करें, तो ये कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आएगा। ये बात क्लियर? अच्छा, यहां पर देखें अब इसके सोल्यूशन। ये आपको ये चीजें सारी समझ आ गई होंगी यहां तक, कोई इशू? अब इसके जरा कमेंट्स पर हैं। कमेंट क्या कहता है? ऑल्दो इन द गिवन एग्जांपल द लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज लोअर अंडर द लो डे रेट। अब इसकी बात कर रहे हैं, कहता है कि ये है लो डे, लो कॉस्ट पर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट किस तरह? अच्छा, अब देखो, ये आ रही है हमारे पास। फिर क्या कहता है नेक्स्ट? कहता है बट द टोटल यूनिट कॉस्ट इज लोअर अंडर द हाई डे रेट सिस्टम। अब यहां पर देखो, ये हाई डे रेट सिस्टम है,
जहां पर अगर देखो तो हमारी जो यूनिट कॉस्ट है वो पर यूनिट डिक्रीज हो रही है। कहते हैं therefore we see that the high days rate scheme in the given scenario would reward both the employer a lower unit cost by 10 पैसा 1.6 से 1.5 पर आएगा and employee an extra rupees 1 earned per hour। उसने टोटल के बारे में नहीं कहा, वैसे उसे 8 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अगर वो एक टारगेट को अचीव करता है तो उसको 9 रुपए मिल रहे हैं, तो पर आवर उसका 1 रुपी इंक्रीज हो रहा है। ओके, उसको उस चीज का बेनिफिट हो रहा है कि उसको 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है। हमें क्या बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आप बताएं कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। हर सिस्टम के बारे में आपसे ये बात की जाएगी कि हर चीज के ना एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे? कहता है इजियर टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इट अश्योर्स द एम्प्लॉयज आर कंसिस्टेंटली, एम्प्लॉयज को हमेशा हाई रेट ही मिलेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? एम्प्लॉयज कैन नॉट गो बियॉन्ड द फिक्स्ड ऑनली रेट फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट्स they put in the example given above, if the employee makes 280 units instead of 240 in 40 hours week, the cost per unit would decrease even further, but all the savings would go to the benefits of the employer and none would go to the employees। उससे तो हम लोग वही 9 रुपीज, उससे तो हम लोग वही 9 रुपीज पर आवर के हिसाब से ही पे करेंगे ना। अगर वो टारगेट को अचीव करके कहता है 240 से 280 पर भी चला जाए, उसे तो 1 रुपी पर आवर का ही बेनिफिट रहेगा। हमारे अगर नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बन रहे हैं, हमारी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। कहते हैं इसका बेनिफिट आपके एम्प्लॉय को नहीं होगा, इवन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। फिर एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी डिसएडवांटेज है। फिर कहते हैं द हाई वेज माइट बिकम द एक्सेप्टेड वेज लेवल फॉर नॉर्मल वर्किंग, मैनेजमेंट माइट नीड टू कीप चेक्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। तो हर की देखो, सेटिस्फेक्शन लेवल हर अमाउंट के ऊपर एक डिफरेंट डिफरेंट होता है। मे बी जो अमाउंट आप उसको पे कर रहे हैं वो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के मुताबिक एक नॉर्मल वेज बनती हो, तो आपने उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी एफिशिएंसी को भी जरूर मेजर करना है। ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल बोनस स्कीम। जरा इसके ये पैसेज पढ़ना। ये स्कीम हम लोग उस टाइम पर अप्लाई करते हैं जब हम लोग अपने इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। मतलब हमें पता हो कि इस एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय ने कितने टारगेट को अचीव किया है। मतलब यहाँ पर ग्रुप की फॉर्म में ये लोग आपस में काम नहीं कर रहे, तो आप लोग ग्रुप इंसेंटिव नहीं दे सकते। जहां पर हर एम्प्लॉय अलग अलग से अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहा हो, तो वहां पर आप लोग उनको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जाकर बोनसेस दिया करेंगे। फिर ये इंडिविजुअल बोनसेस उनके लिए ना मोटिवेशन का सबसे ज्यादा सोर्स होते हैं। अगर आप लोग इंडिविजुअली जाकर उनको बोनस दें, देखो भाई, सपोज कि किसी टीचर्स के रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, किसी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किसी का बुरा आ रहा है, किसी का 50% है, किसी का 70 है, किसी का 90% है, और हर किसी को कॉलेज की तरफ से एक जैसी अमाउंट ही बोनस के तौर पर मिल जाएगी। तो जिसका सपोज 90% रिजल्ट आ रहा है, क्या नेक्स्ट टाइम 90% के लिए मेहनत करेगा? वो कहेगा बोनस तो हर किसी को एक जैसा ही मिल जाए तो फिर फायदा। हाँ, अगर आप इसको यूं कर लें कि भाई जिसका 90 हायर रिजल्ट होगा उसको बोनस की अमाउंट ज्यादा देंगे, जिसका लोअर रिजल्ट होगा उसको बोनस की अमाउंट भी कम मिलेगी, जिसका उससे कम होगा एक एवरेज होगा उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो एवरेज वाला नेक्स्ट टाइम एफर्ट पुट करेगा कि वो कम से कम कुछ ना कुछ बोनस ले सके, और जिसका ज्यादा था वो मजीद उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ सकता है। तो यहाँ पर ना एक कंपटीशन सा रहता है एम्प्लॉयज में, और ये मोटिवेशन का जरिया भी बनता है फिर हर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इंडिविजुअल बोनस स्कीम सेट्स आउट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये आप किस टाइम पे देंगे? जब आप किसी अपने एम्प्लॉयज को बताएंगे कि भाई ये तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है, ये तुम्हारा टारगेट है जो हमने सेट कर दिया, अगर इस टारगेट को अचीव कर गए तो हम तुम्हें बोनस देंगे। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स का कह दें उनसे कि अगर आप पर डे 200 से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे तो हम आप लोगों को बोनस देंगे।
फिर इसमें भी स्लैब रेट्स आ सकते हैं कि भाई 200 से 250 तक तो ये बोनस होगा, 250 से 300 तक तो ये बोनस की अमाउंट होगी। इसमें भी डिफरेंट लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज एक टारगेट अचीव करने के फौरन बाद ऊपर गए, उसके ऊपर अलग से बोनस दिया जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन में देखिएगा कि ये जो बोनस देना है एक्स्ट्रा यूनिट्स के ऊपर देना है या टोटल यूनिट्स के ऊपर देना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों से कहा जाए कि भाई हम पर यूनिट आपको ना 5 रुपए देंगे, पर यूनिट आपको 5 रुपीज देंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने 500 से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बना दिए तो आपको 1 रुपी एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस के तौर पर। अब ये देखना है कि वो जो 1 रुपी एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 500 से ऊपर वाले यूनिट्स पे मिलना है या जीरो से स्टार्ट करना है और तमाम यूनिट्स पे फिर 6 रुपए हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन में मोस्टली बताया जाता है कि ये जो बोनस देना है ये ओवरऑल तमाम नंबर ऑफ यूनिट्स पर अप्लाई कर दो या एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर अप्लाई करना है। ओके होगी बात। अब देखें यहाँ पर कहता है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स एंड यूजुअली forms a part of the performance appraisal system of the organization. Every individual bonus is calculated separately and is unique to every employee. तो unique से मुराद यहाँ पर मेथड सेम है, अमाउंट डिफरेंट होगी हर एम्प्लॉय के लिए, तो वो यूनिकनेस आएगी। More efficient employee gets more amounts of bonuses while less efficient employee might get lesser amount of bonuses or even no bonus if standard is not attained। अब देखो स्टैंडर्ड इज नॉट अटेंड मतलब जो टारगेट था अगर उसने उस टारगेट को अचीव नहीं किया, हमने एम्प्लॉय से कहा था कि अगर 500 से ज्यादा यूनिट बनाओगे तो बोनस देंगे, उसने 450 नंबर ऑफ यूनिट बना के दिए तो उसको तो किसी किस्म का कोई बोनस नहीं मिलना, तो नो बोनस इसलिए लिखा हुआ था। अब देखें इस क्वेश्चन को और देखें, कहते हैं ₹100 पर यूनिट bonus is paid to an employee if he produced at least per month। तो हम लोग ₹100 पर यूनिट उसको बोनस देंगे। If an employee achieves that performance standard, then he will be entitled to get bonus on all units produced। All right? ये सिर्फ उसने एक सिंपल सी एग्जांपल आपको समझाई। असल एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 8। कहते हैं इसको जरा अच्छे से देखिएगा, रिक्वायरमेंट देखें, कहते हैं कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉयज। आपके पास पेपर्स वगैरह में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल में भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि आपने अपने एम्प्लॉयज की अर्निंग्स को कैलकुलेट करना होगा। इफेक्टिव रेट पर और अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉयज आपने फाइंड करनी है, इफेक्टिव रेट पर और एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी आपने साथ में कैलकुलेट करके देंगे। तो रिक्वायरमेंट को ना बड़े अच्छे तरीके से देखा करेंगे, मैंने बताना क्या कुछ है। फिर देखें क्या कहता है, ए बोनस ऑफ 50% टाइम सेव्ड इज अप्लाइड। ये पहली कंडीशन है कि जो बोनस देना है ना वो टाइम सेव्ड का 50% जाके देना है। और दूसरा क्या है, बोनस ऑफ 100% ऑफ टाइम सेव्ड इज पेड टू एम्प्लॉयज। के मतलब अगर आप लोग सपोज 50 रुपए पर आवर के हिसाब से पे कर रहे हो नॉर्मल, लेकिन जितना उसने टाइम सेव किया होगा फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक बोनस मिलेगा उसको 25 रुपए पर आवर, और सेकंड कंडीशन के मुताबिक एक्स्ट्रा 50 रुपीज पर आवर आपने उसको बोनस देना है, लेकिन टाइम सेव्ड का। तो आप लोग पहले टाइम सेव्ड भी कैलकुलेट करोगे। अब यहां पर देखो कहता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इन द असेंबली डिपार्टमेंट इज 20 यूनिट्स पर और। अब ये स्टैंडर्ड आ गए हमारे पास कि 1 घंटे में हम लोग 20 यूनिट्स बनाते हैं। 1 घंटे में हम लोग 20 यूनिट्स बनाते हैं, मतलब 3 मिनट लगते हैं हमें 1 यूनिट बनाने में। ये बात समझ आई है? 3 मिनट लगते हैं 1 यूनिट को बनाने में। अब नेक्स्ट देखो, इन 8 आवर्स डे द ऑर्ली रेट इज 30। अच्छा अब अगर वो 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनाता है तो स्टैंडर्डाइज्ड अगर करके देखें तो फिर 8 घंटों में कितने यूनिट्स बन जाने चाहिए? 1/6 ये स्टैंडर्ड है। अब ये आपने अपना टारगेट बना लिया है कि भाई आप लोगों के पास एक दिन में एक एम्प्लॉय 160 नंबर ऑफ यूनिट्स बना कर दे। हाँ अगर वो 160 से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बना के दे रहा है तो वो कोई ना कोई हमारा टाइम सेव कर रहा है, वो जो टाइम सेव कर रहा है ना हम उसको उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करें।
ओके हो गई बात। अब उन्होंने क्या कहा, कहते फर्स्ट डे ऑफ द वीक एम्प्लॉय प्रोड्यूस्ड 150 यूनिट्स। तो क्या उसको किसी किस्म का कोई बोनस मिलेगा? कोई बोनस नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि उसने तो टारगेट कोई अचीव नहीं किया। Am I right? And on second day of the week he produced 180 units. On both days he worked for, लेकिन उसने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाया। टाइम उसने सेम वही रखा, 8 आवर्स अ डे, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बना दिए। अच्छा, मैं ना आपको कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट वाली सिचुएशन कि मैं अपने एम्प्लॉयर्स को टाइम सेव का 50% बोनस देता हूं, तो क्या मुझे बता सकोगे कि भाई मैं इस अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे करूं? 50% बोनस के मुताबिक 2 डेज की मैं इसको सैलरी वेजेस कितनी पे करूं? क्या मुझे बता सकते हो? करो। 2 डेज की टोटल उसको वेटेज देखो। भूल जाओ कि बुक में क्या कैलकुलेशन है, देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखो कि आप मेरे पास आए कि सर पेरोल का काम हम करके देंगे आपको। मैंने आपको ये सिचुएशन बता दी और मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं अपने इस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे करूं। तो आपके ख्याल में मुझे अब यूं समझ लें आपने ये काम किया हुआ है, तो आपको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए? 2 डेज की, 2 डेज की टोटल सैलरी कितनी आप मुझसे लेकर जाओगे? अब सपोज अगर मैं आप लोगों को उठाकर इधर कोई 200 रुपए दे दूं, तो क्या आप 200 रुपए लेकर चले जाओगे या आप सोचोगे कि यार ये 200 रुपए कैसे बना के नहीं है? आप मुझसे बहस करोगे कि भाई 200 रुपए कैसे बने हैं? तो जरा अपनी कैलकुलेशन दिखाओ कि आपके ख्याल में कितने बनने चाहिए। खुद से कैलकुलेट करो, शाबाश। और एक दूसरे की बातें नहीं सुननी, हर कोई गलत बताता है, अपनी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, इसके लिए देखें ना, सिंपल सा था। सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों के पास स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स क्या बनने चाहिए। तो हम लोगों ने वो फाइंड कर लिए कि इन 8 आवर्स अगर हम लोग 20 यूनिट्स पर आवर, ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो 8 आवर्स में हम लोग कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना कर देंगे? हम लोग 160 नंबर ऑफ यूनिट्स बना के देंगे। अब ये है टारगेट, कि इस टारगेट को अचीव करना है। अब अगर फर्स्ट डे में उसने 150 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, तो क्या उसने हमारा टारगेट अचीव किया? लेकिन उसने टाइम कितना लगाया? तो फर्स्ट डे के लिए मैं उसको 8 मल्टीप्लाइड बाय 30 उस भाई साहब को 240 रुपीज देकर रवाना कर दूंगा। मैं बोनस की कोई बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि बोनस के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ वो पर्सन। बात क्लियर हो गई। लेकिन जब नेक्स्ट डे आए, तो भाई नेक्स्ट डे भी 8 आवर्स उसने काम किया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 30। नेक्स्ट डे के लिए भी मैं उसको 240 रुपीज बेसिक पे दूंगा। लेकिन उसने कहा सर इस समझो ना, मैंने 180 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं, जबकि टारगेट कितना था? टारगेट को अचीव कर गया। अब मैंने ये देखना है कि भाई उसने मुझे कितने का बेनिफिट दिया। अगर यही काम मैं किसी और पर्सन से करवाता, तो 180 डिवाइडेड बाय 20 उसने कितना टाइम लगाना था? तो मुझे मुझसे वो 9 आवर्स के पैसे लेके चला जाता, 270 रुपीज वो लेके चला जाता। इसको मैं बेसिक कितना पे कर रहा हूं? 240। तो मैंने कहा कि यार हम लोग ना ये जो बेनिफिट हुआ है ना, ये आधा आधा कर देते हैं। क्या? कि जो वैसे इस 1 आवर, अब टाइम सेव कितना हुआ? 1 आवर का टाइम सेव हुआ। बोनस कितना पे करना है? 50%, तो 0.5 ये बोनस और है। ओके, बोनस और मल्टीप्लाइड बाय रेट 30, तो कितने का बोनस इसको साथ में पे कर दूंगा? 15 का। तो टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी? 295। क्लियर? सॉरी, 495। क्लियर? लेकिन अगर मैं उससे कहूं कि भाई टाइम सेव का 100% ही तुम्हें दूंगा, अब क्या मतलब? कि उसने मेरा अगर 1 घंटा सेव करके दिया है ना, तो भाई चाहे उसने उसने अब काम जल्दी किया है। अगर कोई और आता, उसको तो मैंने 30 रुपए देने थे ना, तो मैंने कहा कि वही 30 रुपए तुम मुझसे ले जाओ, क्योंकि तुमने मेरा 1 आवर सेव कर दिया है। जो काम 8-9 घंटों में होना था, तुमने मुझे 8 घंटों में करके दिया है। तो उस एक्स्ट्रा टाइम सेव्ड का वो सारे का सारा मैं उसको बोनस पे करूं।
तो 30 रुपीज पे कर दूंगा, तो टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी उसको, 510। ये बात समझ आई। अच्छा, इन्होंने इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह बनाया हुआ है टैबुलेशन की फॉर्म में। 50% अगर बोनस हो तो ये देखो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके साथ हमारे पास आ गए स्टैंडर्ड यूनिट्स 160, इनके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो एक्स्ट्रा टाइम इसके ऊपर किसी किस्म का कुछ नहीं आना था, लेकिन एक्स्ट्रा यूनिट्स यहां पर कितने बने, 20। तो यहां पर देखिए बोनस और इसके लिए कोई बोनस और नहीं आने थे, लेकिन इसके लिए बोनस और वैसे इन टोटल 1 आवर है, लेकिन क्या हम लोग 1 आवर की पेमेंट करेंगे, नहीं, हम उस टाइम सेव्ड का 50%, तो जो टाइम सेव हो रहा है उसका हम मल्टीप्लाइड बाय, तो बोनस और आ जाएगा 0.5। बेसिक पे तो हर हाल में पे करेंगे, लेकिन फर्स्ट डे के लिए कोई भी बोनस पे नहीं कर रहे, जबकि सेकंड डे के लिए हम लोग साथ में 15 रुपीज 30 मल्टीप्लाइड बाय टाइम से बोनस और जो आपका एक्चुअल रेट था मल्टीप्लाइड बाय बोनस और, तो ये आपके पास 15 आ गया। तो आपके पास इसकी पेमेंट हो जाएगी 255। बात क्लियर, बात क्लियर। अच्छा, साथ में अब एक तो चीज उन्होंने ये पूछी थी, अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय, ये हमने बता दी। दूसरी चीज क्या पूछी हुई थी, इफेक्टिव रेट पर और, इफेक्टिव रेट पर और। तो अगर इफेक्टिव रेट डे 1 की बात करें तो डे 1 में कोई बोनस नहीं था, वो तो वही हमारे पास आ जाएगा 30 रुपीज पर आवर, उसका इफेक्टिव रेट बन रहा है। और साथ में उसने क्या पूछा हमसे, पर यूनिट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो फर्स्ट डे की अगर बात करें तो फर्स्ट डे की लेबर कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 240। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं इसमें, 150, तो 240 डिवाइडेड बाय 150, तो पर यूनिट लेबर और कितनी आ गई, 1.6। ऑल क्लियर। अब डे 2 की बात करें तो वो भी बिल्कुल ऐसी। अब डे 2 की वेजेस कितनी है, 255। कितने आवर्स के लिए, तो डिवाइडेड बाय 8 करें तो पर और लेबर रेट आ गया, पर और लेबर रेट। और अगर नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो इतने टाइम में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने थे, तो 255 डिवाइडेड बाय 180, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 1.4। अब ये बात क्लियर है, किसी को डाउट, वेरी गुड। और ये 100% बोनस के मुताबिक है, बिल्कुल वैसी टेबल बना हुआ है, सिर्फ यह है कि जो टाइम सेव आएगा वो, और बोनस, बाकी सारी कैलकुलेशन ये बिल्कुल वही है, कोई इशू यहां तक। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ग्रुप बोनस स्कीम। ग्रुप बोनस स्कीम उस टाइम पे अप्लाई होती है जब आपके पास एक प्रोसेस, मतलब किसी और के बिना कंप्लीट ना हो पाए। आप लोग देखें कि जब फैक्ट्री में काम शाम हो रहा होता है ना, हर पर्सन एक ही प्रोडक्ट को 0 से 100 तक नहीं पहुंचाता। उसमें जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सपोज के गारमेंट्स की फैक्ट्री में चले जाएं, शर्ट्स वगैरह बन रही है, एक एम्प्लॉय होगा जो कटिंग कर रहा होगा, दूसरा एम्प्लॉय होगा जो उसकी स्टिचिंग वगैरह कर रहा होगा, तीसरा होगा जो उनके कॉज वगैरह कर रहा है, चौथा उनकी बटन वगैरह लगा रहा है, पांचवा होगा जो उनकी पैकिंग कर रहा होगा। तो जहां पर ना हम लोग इंडिविजुअल बोनस नहीं दे सकते, यहाँ पर टारगेट अचीव होने पर हमेशा ग्रुप बोनसेस दिए जाते हैं। ऑलराइट, the group bonus is in case where individual efforts cannot be exactly measured and employees work as a team, individual incentive schemes become impracticable. In such scenarios, group incentive schemes are found to be more relevant and feasible। समझ आ गई कि कब इसको अप्लाई करना है हम लोगों ने, क्लियर। कहते हैं even in cases where an individual alone cannot complete his job without the cooperation of his fellow workers, there's two group incentive schemes are given preference over the individual bonus scheme। जैसे कि कोई भी टीम मैच खेल रही होती है तो हमेशा टीम एफर्ट्स होती है। अब लोग वहां पर देखो ना, तो बॉलर्स ने अगर सिर्फ बॉलिंग की, बैट्समैन ने शॉट लगा दिया, फील्डर सुकून से खड़ा रहा है कि बॉलर है उसने शॉट खाई है तो खुद जाके पकड़े, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो उसके लिए ना बाकी जो 10 लोग होते हैं ना वो उसके साथ मिलकर, अब देखो फील्डर अच्छे से फील्डिंग कर ले तो क्रेडिट बॉलर को, फील्डर को, बेसिकली टीम को बेनिफिट हो रहा होता है, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर फील्डिंग छूट जाए तो बॉलर का भी नुकसान है, फील्डर का भी नुकसान है, टीम का भी नुकसान है। तो ऐसी, और इवन के आप लोग देखो तो एंड पे मैन ऑफ द मैच भी दिया जाता है। वो मैन ऑफ द मैच इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर होता है, लेकिन जो एंड पे ट्रॉफी पकड़ाई जाती है पूरी टीम के कैप्टन को, वो टीम एफर्ट्स की तौर पर होती है। तो आप लोगों ने ना यहाँ पर देखना है कि कौन सी बेस्ट वे होना है, अपने एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट नहीं करना आप लोगों ने, कि आप लोग ऐसी कोई स्कीम अप्लाई करें जिसमें सारे खुश रहें। अब ग्रुप के अंदर भी ना बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत से लोग नहीं भी कर रहे होते। अब पूरी टीम, सपोज पाकिस्तानी टीम का हाल ही देख लो, तो सारा मलबा उठाते हैं एक के ऊपर डाल देते हैं कि भाई उसने काम नहीं किया तो इस वजह से हम लोग हार गए। भाई उसके अलावा भी तो 10 लोग थे ना, उन्होंने क्यों नहीं किया? मतलब अगर एक 0 पे आउट होता है, दूसरा कहता है तू 0 पे हुआ है तो मैं भी 0 पे ही आऊंगा, फिर सारी टीम ही 0 पे चली जाती है। तो भाई बाकी तो अपनी परफॉर्मेंस दें ना। तो ग्रुप में इस बात का भी क्या, या फिर परफॉर्म करने पे आते हैं तो सारे कर जाते हैं। तो ग्रुप में ना इस बात का भी अक्सर होता है कि जब आप एक ग्रुप की फॉर्म में हो ना, कोई एक ग्रुप मेंबर काम ना कर रहा हो, बाकी सारे कर रहे हो, और ग्रुप इंसेंटिव मिल जाए और तो उसको भी मिल जाए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इसका बेनिफिट ये भी हो सकता है कि जब आप मिलकर एक ग्रुप के तौर पे काम करते हैं और आपको रिवॉर्ड दिए जाएं, बोनसेस दिए जाएं, तो आपका दिल करता है कि आप उस ग्रुप का हिस्सा रहें, ताकि वो आपके ग्रुप के साथ एक किस्म की ऐसी एफिलिएशन बन जाती हैं कि आपको पता है कि आप लोग अच्छे से काम कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो, कहता है ग्रुप बोनस प्लान्स रिवॉर्ड ऑल टीम मेंबर्स इक्वली बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम मेंबर। It usually comes into play when individual output cannot be measured with accuracy. Therefore, team performance is evaluated on the basis of time taken to complete the job rather than output produced. Usually, the bonus earned by the group is divided among the group members in accordance with their रिस्पेक्टिव बेस रेट। अब उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस आपको बता दिए। बेनिफिट्स देखें कौन कौन से। ग्रुप स्कीम्स रिड्यूसेस द क्लेरिकल एफर्ट्स टू बी पुट इन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम। देखो भाई, इंडिविजुअल के ऊपर जाओगे तो जितने इंडिविजुअल एम्प्लॉयज होंगे हर किसी के लिए अलग अलग आप लोगों ने जाके कैलकुलेशन करनी है। लेकिन जब ग्रुप में जाए और सपोज 100 एम्प्लॉयज थे और 10 के आपने ग्रुप बना दिए, टोटल सिर्फ 10 ग्रुप्स होंगे, सिर्फ 10 की जाके वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके, तो क्लैरिकल काम कम हो जाता है। फिर दे आर इजी टू बी एडमिनिस्ट्रेड। ग्रुप स्कीम्स इंप्रूव द टीम कोहेजन्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? एम्प्लॉयज माइट डिमांड फॉर मिनिमम टारगेट्स फॉर एक्सेप्टिंग द scheme. Employees are doing the best and the worst might fall victim of team politics. क्या अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है बहुत ज्यादा, या कोई बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो पॉलिटिक्स आ जाती है उस चीज में, तो वो भी हमें नुकसानदेह होती है। अब इसके लिए अभी तक उसने किसी किस्म की इधर तो एग्जांपल नहीं दी, लेकिन बाद में इसी तरह की एग्जांपल आ जाएगी कि आपको बता देगा मिस्टर ABCD का ये ग्रुप है और उनकी बेसिक पे वगैरह के बारे में बता देगा। फिर सेम वैसे ही टारगेट्स वगैरह हमारे पास होंगे। टीम अगर पूरा ग्रुप एक टारगेट अचीव कर जाती है तो उस ग्रुप का हम लोगों ने बोनस कैलकुलेट करना होगा एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और हर एम्प्लॉय को वो बोनस इक्वली इक्वली हम लोगों ने देना है। ऑलराइट, कोई डाउट? फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को ना प्रॉफिट पर से शेयर दे देते हैं। अक्सर आप लोगों ने शायद ये सुना हो कि कोई भी कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है ना तो वो अनाउंस कर देती है बोनस। आप लोगों ने देखा कि शायद R1 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जितनी भी रिटेन अर्निंग्स आती हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज ना बोनस के तौर पर कंपनी अनाउंस कर देती है। अब वहां पर ना वो तो होता है ना शेयर होल्डर्स के लिए, ये बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए। वो तो बोनस शेयर वगैरह इस तरह का वो तो हम लोग करते हैं ना, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है। ये बात हो रही है एम्प्लॉयज की, कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है तो प्रॉफिट्स में से कुछ ना कुछ शेयरिंग मिल जाती है। मतलब एम्प्लॉयज को बता दिया जाता है कि अगर इस मरतबा ये एक टारगेट हमारे पास आया है
अगर हम इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं ना, तो हमें सपोज 1 मिलियन का प्रॉफिट होने वाला है, तो हम अपने इस 1 मिलियन के प्रॉफिट में से 20% एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेती है, तो कंपनी का नुकसान इसलिए नहीं होता कि कंपनी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पे कर रही, जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है ना, उसी में से ही बोनस दे रही है, लेकिन बाकी बोनस अपने पास रख लेगी और सारे का सारा एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं ना, उन सबको उस प्रॉफिट में से शेयरिंग मिल जाती है। तो आपको बता देगा कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है और उसका कितने परसेंट आप लोगों को बेनिफिट मिलना है। A profit sharing scheme offers the employees a certain proportion of the organization's profit. In this scheme, there might be few conditions and bonus is payable to employees who vest the condition mentioned in this scheme. अच्छा, इसके लिए ना बेस्ट एग्जांपल दूं कि सीएफई में ना उम्रे की कुरानंदाजी होती है एनुअल बेसिस के ऊपर। लास्ट टाइम अरशद गया था उम्रा करने के लिए, तो उसी का नाम आ गया था। लेकिन इसमें ना जो बात वो कर रहे हैं ना कि भाई कंडीशंस अप्लाई होती हैं, वो कंडीशन क्या होती हैं? अब उस कुरानंदाजी में जो नाम डाले गए थे ना, वो सबके नाम नहीं डाले गए। उधर कंडीशन लगा दी थी कि वो वाले एम्प्लॉयज जिनको सीएफई में रहते हुए एटलीस्ट 2 साल हो गए हैं, वो उस कुरानदाजी का हिस्सा बनेंगे। जिन्हें 1 साल हुआ है या जो हमारी विजिटिंग फैकल्टी वगैरह है, वो इस कुरानदाजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। इधर कंपनी भी कोई कंडीशन अप्लाई कर सकती है कि भाई प्रॉफिट, अब देखो प्रॉफिट कब आएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो प्रीवियस ईयर जितनी हम लोगों ने मेहनत की होगी, उसके ऊपर हमें जाके प्रॉफिट्स मिलने होंगे। तो जो एम्प्लॉय हमें आज आके ज्वाइन कर रहा है, क्या उसका शेयर बनता है उसको? नहीं ना। तो उसको तो हिस्सेदार नहीं होना चाहिए ना उस प्रॉफिट के अंदर। तो इसी वजह से वो कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है कि जो एम्प्लॉयज हमारे पास 1 साल से पुराने हैं, हम उनको अपने प्रॉफिट्स में से इतने परसेंट बोनस शेयर देंगे। ऑलराइट, बोनस के तौर पर हम लोग अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल, condition is imposed by entity that only those employees are eligible for profit sharing scheme who have completed at least 1 year of service with the company. तो ऐसी कंडीशन वो आपको बता देगा। अच्छा, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना, उसमें भी ऐसी कंडीशन होगी, साथ में बता देगा मिस्टर ए बी सी डी। ए ने इस डेट को ज्वाइन किया, बी को ज्वाइन किया हुए इतने मंथ्स हो चुके हैं, सी को ज्वाइन किया हुए इतनी ईयर्स हो चुके हैं। तो वो भी हमने देखना होगा कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज उसके बेनिफिट्स वगैरह बता दिए। और डिसएडवांटेजेस, द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल पे only what it can afford to pay out of the actual profits earned. In case of low profits, low proportion of bonus is declared and paid. तो बेसिकली कंपनी को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। Such scheme can be afford to indirect labor and other administrative staff। इसमें ना हमारे बाकी स्टाफ में, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उम्रे की कुरानदाजी हुई थी, तो उसमें सिर्फ फैकल्टी मेंबर तो नहीं थे ना, उसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी शामिल थे। इवन तो उसमें हमारी ऑफिस बॉयज भी शामिल थे। और देखो अल्लाह ताला ने ऑफिस बॉयज में से चुन लिया। तो ये कोई भी इसमें आ सकता है, तो वो सारे ही उस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? कहते हैं एम्प्लॉयज में बी पुटिंग इन बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट्स, yet the organization might still incur losses on account of issue beyond the control of the employees। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अपनी तरफ से हर कोई मेहनत कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फैकल्टी मेंबर्स मेहनत कर रही हैं, हमारा ये जितना सपोर्टिंग स्टाफ है सारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यार बच्चा ही नहीं आ रहा, अब हम क्या करें उसमें? क्या अगर सपोज एडमिशन ही नहीं हो रहे, बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं, भाई जो बैठे हैं हम उनको तो पढ़ा रहे हैं, उनसे तो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा ही नहीं आएगा तो हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो उसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है ना। तो वहां पर अगर सपोज कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं होते, लॉसेज हो जाते, तो हमारे बोनस भी गए। और ऐसा हो रहा है। तो ये चीज ना सबसे बड़ी डिमोटिवेशन होती है क्या, कि जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह ये इस तरह से हों, उनको ना इंसेंटिव नहीं मिलते हैं। क्या कहा जाता है, भाई कंपनी लॉस लॉस में चल रही है, तो कहां से आपको इंसेंटिव दें, आपको इंक्रीमेंट कहां से लगा कर दें? तो वहां पे एम्प्लॉय ये कहता है यार मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जब आप प्रॉफिट शेयरिंग उसके ऊपर लेकर आ। क्लियर? फिर दूसरी बात,
It is a long-term commitment that the organization is seeking for, asking for. अब लाजमी बात है, प्रॉफिट के लिए मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा। साल कंप्लीट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन कर आएंगे, प्रॉफिट का पता चलेगा, तो जाके कोई बोनस मिलना है। तो ये तो लॉन्ग टर्म मुझे जाके वेट करना है। इतने में बंदा वैसे ही डिमोटिवेट हो जाता है। फिर देखो, और पता चले 1 साल के बाद कि कंपनी को लॉस हो गया है, तो वो बोनस मारा जाता है। फिर देखें, द एम्प्लॉय हैव टू वेट फॉर द बोनस अंटिल द ईयर एंड, द रिवॉर्ड इज नॉट एन इमीडिएट वन। अब उसके अलावा बाकी अगर आप लोग देखो तो आप इमीडिएटली पे कर रहे थे, कि आप लोग अगर सपोज टारगेट को अचीव जैसे ही करते थे आप उसको रिवॉर्ड पे कर देते थे, लेकिन इसके लिए उसको वेट करना पड़ता है। दूसरा होता है कि आप ना बोनस के तौर पर ना शेयर इंसेंटिव स्कीम, पैसे ना दो, उनको शेयर्स दे दो कंपनी के। तो जैसे ही आप उनको शेयर्स दोगे तो एम्प्लॉय से उनमें शेयर होल्डिंग वाली कैफियत आ जाती है। अब उनका स्टेक है उस कंपनी के अंदर और वो उनका इंटरेस्ट बन गया है। अब उन्हें पता है कि भाई मुझे सैलरी तो मिलनी ही है, लेकिन मुझे शेयर्स के ऊपर जाकर डिविडेंड भी मिलने हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। A share incentive scheme is where the employees of the company are given an option to acquire the shares as an incentive. ये चीज आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में भी पढ़ी होगी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम्स, उसकी टैक्सेशन वगैरह, उसकी बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं इन दिस वे द एम्प्लॉयज मोरल राइजेस, so does their loyalty due to the feelings that they now have a stake in the companies they work for. एनी डाउट? अच्छा, अब देखते हैं कि आप लोगों को जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा वो किस हद तक समझ आया है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन। इसी बुक में कंप्रिहेंसिव एग्जांपल्स खोलें और कंप्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 6 मुझे सॉल्व करके दें जल्दी से। कंप्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करें। ये देखो, बस इतना सा डाटा है। ये देखो, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल वेज ऑफ ईच एम्प्लॉय। बस आपने ऑप्शन 1 सॉल्व करना है, कैलकुलेट टोटल वेज ऑफ ईच एम्प्लॉय, और ये है इस क्वेश्चन का डाटा। जल्दी से कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करें। शाबाश। मैं अभी कुछ भी नहीं बता रहा, खुद से सोचो, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से देखो कि आप इसकी कैलकुलेशन क्या करोगे। आपकी नजर में ए बी सी की सैलरी कितनी बननी चाहिए, एंड में जाके हम उसको मैच कर देंगे। शाबाश, जल्दी से करें। देखिए, पहला क्वेश्चन था लेबर के हवाले से। इससे पहले तो थ्योरी पॉइंट चल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सो रहे थे। हमने कहा कि चलो गुजरा रहने दो, गुजरते रहने दो, आप ही चुप कर जाएगा। तो अब जब क्वेश्चन आया तो आपकी बस हो गई है, फिर आपकी आंखें खुली हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उन पॉइंट्स को भी अच्छे से सुन लिया जाता है कि भाई बड़े काम आते हैं वो वाले पॉइंट्स। अब जब यहाँ पर पहुंचे, सबसे पहली बात सिंपल सी उसकी रिक्वायरमेंट थी, कहता है तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करके दो। अब इसमें इतना उलझने वाली तो बात ही नहीं थी। अब कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे वो डायरेक्टली मेरे पास काम कर रहा है या इनडायरेक्टली काम कर रहा है, सैलरी तो देनी है ना मैंने। और मैंने ये थोड़ी बताना है कि प्रोडक्शन में कितना जाएगा, एफओएच में कितना जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव में कितना, मैंने ये तो बताना ही नहीं है उसको। मैंने तो ये देखना है मिस्टर ए को कितना पे करूं, बी को कितनी पे सैलरी पे करूं और सी को कितनी सैलरी पे करूं। अब उसके लिए हमारी उसके साथ कमिटमेंट्स क्या थी, अब सुन ले जरा। आप भी ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही टेबल बनाया करें, मिस्टर ए बी सी। फिर यहाँ पर आपके पास जो डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर्स हैं वहां पर देखें कि आप उसको बेसिक पे कितनी दे रहे हैं, आप उसको कोई बोनसेस वगैरह हैं तो वो क्या दे रहे हैं, कोई ओवर टाइम है तो ओवर टाइम कितना दे रहे हैं, कोई बाकी इंसेंटिव्स वगैरह हैं तो वो किस किस रेट से दे रहे हैं। वो सारी चीजें इकट्ठी करके एंड पे टोटल बता देते हैं कि भाई इन एम्प्लॉयज को इतनी इतनी सैलरी पे करो। अब यहाँ पर अगर आप लोग डाटा देखें तो सबसे पहले उसने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बताए। भाई अगर पीस वर्क सिस्टम होगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स यूजफुल हो सकते हैं। फिर दूसरी बात, टाइम अलाउड और पर यूनिट। अब अगर टाइम रेट पर और सिस्टम हुआ तो यहां से पहले मैं टाइम कैलकुलेट कर लूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो उसने उतना टाइम लगाया होगा तमाम यूनिट्स के ऊपर। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या बताई,
बेसिक ऑरली वेज रेट हम लोग पर और कितना पे कर रहे हैं। अब यहां पर भी देखें तो एम्प्लॉयज ए बी सी तीनों के लिए डिफरेंट है, लेकिन कौन सा रेट है? ऑरली वेज रेट है। पीस वर्क सिस्टम नहीं है। तो पहले तो नंबर ऑफ आवर्स उसके फाइंड करेंगे कि भाई जिन एम्प्लॉयज ने जितने घंटे काम किया होगा उसके मुताबिक मैंने जाकर उसको पेमेंट करनी है। और वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट टाइम। तो मुझे पता चलेगा इसने कितना टाइम लगाया होगा, 80। इसने कितना टाइम लगाया होगा, 69। और इतने इतने घंटे इन्होंने काम किया है इन यूनिट्स को बनाने के लिए। ये बात क्लियर हो गई। मल्टीप्लाइड बाय बेसिक रेट, तो बेसिक सैलरी आपके पास आ जाएगी 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 तो 6400। ऐसे ही है ना? 69 इंटू 100 6900 एंड 51 इंटू 70 इज इक्वल टू 3570। ऐसे ही है। अच्छा फिर देखो, फिर कहते हैं और वर्कड एज डायरेक्ट लेबर। अच्छा ये बेसिकली अब उसका बनता था ऊपर वाला कि इन स्टैंडर्ड उसको इतना इतना टाइम लगाना चाहिए था। मिस्टर ए को कितना टाइम लगाना चाहिए था? 80 और 69 51 यूनिट्स, इन नंबर ऑफ यूनिट्स को बनाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? और वर्क एज डायरेक्ट लेबर, इसने 48 आवर्स काम किया, उसने 54 और उसने 30 आवर्स जाके काम किया। लेकिन मिस्टर सी ने डायरेक्ट लेबर के तौर पर 30 आवर्स काम किया, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर के तौर पर भी उसने 12 आवर्स काम किया हुआ है। क्लियर? अब देखो आगे उन्होंने आपसे क्या कहा। कहते हैं नॉर्मल वर्किंग वीक इज, कहते हैं वैसे यहां पर हमारे पास 42 आवर्स का नॉर्मल वर्किंग वीक है, लेकिन अब क्या हुआ नेक्स्ट? कहते हैं फॉर फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम इज पेड एट 50% अबाउ द, अब नॉर्मल रेट कितना है? 80 100 एंड, तो अगर ओवर टाइम अगर ये लगाते हैं तो मिस्टर ए को ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा 40 का, मिस्टर बी को ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा 50 का और सी को 35 का। लेकिन अगर उनके टाइम 42 आवर्स से एक्सीड करता है तो अदरवाइज नहीं मिलना। ओके, अब उसके लिए भी डिफरेंट कंडीशन है। कहते हैं अगर आपका ओवर टाइम 6 आवर्स तक है ना, तो फिर आपको 50% ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा। लेकिन एनी फर्दर ओवर टाइम इज पेड एट डबल द नॉर्मल रेट। लेकिन अगर आप उस 6 आवर से भी ज्यादा का ओवर टाइम लगाते हैं तो जितना और ज्यादा टाइम लगा रहे हैं उसके ऊपर डबल रेट हम आपको पे करेंगे। ओके। अच्छा ओके, नेक्स्ट देखो, कहते हैं बोनस इज पेड एट 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट फॉर द और से। अब ओवर टाइम अलग से मिलना है और आपको बोनस अलग से मिलना है। अब यहां पर देखें भाई, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है हमारी बेसिक पे, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कैसे आएगी हमारे पास? और वर्कड, और वर्कड मल्टीप्लाइड बाय पर और रेट, बेसिक ऑरली वेज रेट मल्टीप्लाइड बाय ऑर्स वर्कड। तो कितने कितने घंटे काम किया हुआ है? 48 54 एंड 42। 30 नहीं, इसको आप लोगों ने मर्ज कर देना था, 42। तो बेसिक पे कैसे आएगी? मिस्टर ए बी एंड सी के लिए मिस्टर ए ने कितने घंटे काम किया? हालांकि ये जो काम बनता था वो 80 आवर्स का बनता था, लेकिन उसने कितनी देर में करके दिया? तो बेसिक पे मैं उसको 48 के मुताबिक दूंगा। बाकी अगर उसने ज्यादा वो किया है तो उसके लिए मैंने बोनस रखा हुआ था। ओके हो गया? तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 80 कितनी अमाउंट आ गई? 38। फिर इसी तरह 154 एंड 70 एंड 42। 42 कितना? 29 और
0। बेसिक पे की समझ आ गई है। अब चलते हैं जरा ओवर टाइम। ओवर टाइम, अब ओवर टाइम अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे ओवर टाइम प्रीमियम आना है, सिर्फ पूरा ओवर टाइम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने टोटल टाइम मल्टीप्लाइड बाय बेसिक रेट कर चुका हूं। तो अब मैंने एक तो ओवर टाइम देखना है कितना आएगा, उसके बाद फिर ओवर टाइम प्रीमियम से जाके उसको मल्टीप्लाई करवाना है, टोटल के साथ ना करवा देना। ये बात समझ आई है। अब यहां पर देखो कितने घंटे बनते हैं, जबकि मिस्टर ए ने कितने घंटे काम किए, तो ओवर टाइम कितना बनता है, 6 आवर्स। ओके, और उसने क्या कहा था कि अगर 6 आवर्स तक हुए तो आपको कितना मिलेगा, 50% ऑफ द नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट मिस्टर ए का कितना है, 80 का 50%, 40 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, ओके क्लियर। अच्छा फिर देखो मिस्टर बी, उसने कितने घंटे काम किया, 54। अब अगर यहां पर देखो तो नॉर्मल टाइम कितना है, उसके ऊपर उसका सारा ओवर टाइम, लेकिन उसका ओवर टाइम कितना बनता है इन टोटल, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 या 12 मल्टीप्लाइड बाय 50 नहीं कर देना। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना, फर्स्ट 6 के लिए 50% और फर्दर 6 के लिए 100%। ओके, तो ये कैसे आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका जो ओवर टाइम बनना है ना, वो बेसिकली 900 का बनता है। क्लियर। और मिस्टर सी का ओवर टाइम नहीं है, क्योंकि उसने टाइम, वो उसने काम भी 42 आवर्स किया है। क्या हुआ है, किसको, नहीं नहीं, डबल 200, तो या तो मैं ऊपर टोटल टाइम ना लेता, ओवर टाइम प्रीमियम लेना है यहां पर, एक्स्ट्रा ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाय ओवर टाइम प्रीमियम, बेसिक के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो नहीं गया। या तो आप यूं करते हैं ना कि 42 मल्टीप्लाइड बाय 100 ऊपर बेसिक पे के लिए 4200, फिर जब नीचे आते हैं ना फिर कर देते 6 मल्टीप्लाइड बाय 150 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 200, तभी आपके पास सेम अमाउंट आ जाए 6300। मतलब, और अब यहां पे देखें, बेसिक 42 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, उसके बाद 6 मल्टीप्लाइड बाय 50% आगे इज इक्वल टू, और एक्स्ट्रा 6 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, तो अभी इन सबको ऐड करो, और इधर 54 प्लस 9, तो इन दोनों में से कोई एक कैलकुलेशन। तो मैंने इसीलिए पहले कहा था बेसिक पे में मैंने टोटल टाइम ले लिया था, तो ओवर टाइम, जो भी आपका ओवर टाइम आए मल्टीप्लाइड बाय ओवर टाइम प्रीमियम लेना, टोटल ओवर टाइम ना लेना। ओके, ओके नेक्स्ट, सी के लिए किसी किस्म का कोई ओवर टाइम नहीं था, क्यों, 42 आवर्स ही उसने काम किया हुआ है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अब कहते हैं बोनस देना है। अब आ जाओ बोनस पर, और बोनस कैसे पे करना है, कहता है 3/5 ऑफ नॉर्मल रेट। मतलब अगर मिस्टर ए को पे करना है ना, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और बी को पे करना है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और अगर सी को पे करना है तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ओके, लेकिन टाइम सेव्ड का, अब टाइम सेव्ड कैसे आएगा, इस नंबर ऑफ यूनिट्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड कितना टाइम चाहिए, उसने कितने घंटे में काम कंप्लीट किया, तो उसने कितना टाइम सेव किया, 32 आवर्स। 32 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। नहीं समझ आए, 80 नॉर्मल रेट का 3/5, तो नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाय 3/5। अब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये बोनस का रेट आ गए हैं हर एम्प्लॉय के लिए। अब उसने कहा टाइम सेव्ड, भाई 80 घंटे का काम वो 48 घंटों में करके दे रहा है, तो कितना मेरा टाइम सेव कर रहा है वो, 32।
तो इसमें भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 ये उसका बोनस बन जाएगा मिस्टर ए का। ओके, कितना? 1536। इसी तरह नेक्स्ट के लिए देखो कितने घंटे का काम था? 69। उसने कितनी देर में किया? कितना टाइम सेव किया उसने? 15 मल्टीप्लाइड बाय तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 900। ओके हो गई बात। अच्छा ये देखो सेम ऐसे ही इसने भी कुछ किया हुआ होगा, ये 900। ओके, नहीं समझ आई? ये 900 1536 बोनस की वैल्यू। अच्छा अब इसके लिए अगर आप देखो तो कितना टाइम लगना चाहिए, उसने कितना टाइम लगाया, सेविंग कितनी हुई, मल्टीप्लाइड बाय नहीं नहीं नहीं, टोटल उसने जितने घंटे काम किया है उसके मुताबिक। इनडायरेक्ट भी तो यार नंबर ऑफ यूनिट्स का पार्ट तो बनता ही है ना, है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ना, बस इसीलिए हम लोग टोटल ले। हो सकता है उसकी प्रोडक्ट की नेचर ही ऐसी हो कि उसको इनडायरेक्ट भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम करना पड़ा हो। अब उसने हमें ये बात तो नहीं बताई। हाँ, तो इस वजह से हम लोग 42 के जितनी देर उसने काम किया और करना कितना था नहीं होता है। ये वैल्यू क्या आ रही है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट वाले लिए हैं, हालांकि टोटल ये 42 नहीं बन रहे। ये टोटल 42 नहीं बन रहे, 51 और 42 का डिफरेंस क्या? अच्छा ये 42 उन्होंने वो बोनस की अमाउंट दी है। सही। चलो डायरेक्ट ही लेते हैं, हालांकि इकट्ठा होना चाहिए था। कितना बनेगा ये अब सेविंग कितनी हो रही है? 21 इसका डिफरेंस 21 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 तो टोटल जी 882। अब यहाँ पर ये असम्पशन हो सकती है कि ये जो 12 घंटे हैं ना, ये हम लोगों ने उसको सुपरविजन वगैरह के लिए इस तरह से हम लोगों ने खुद ही उसको कहा हो कि अब ये वाला काम तुम्हारा हो गया है, ये जो यूनिट्स बनाने थे बना लिए हैं, बाकी जो टाइम है ना वो सुपरविजन के ऊपर लगा दो। अब सुपरविजन के लिए हम लोग उसको पे तो वैसे ही कर रहे होंगे जो उसके साथ कमिटमेंट होंगी, लेकिन जो प्रोडक्शन के ऊपर उसने टाइम लगाया था वो उसने कितना लगाया है? 30 आवर्स लगाया है, जबकि उसने काम 51 आवर्स का करके दिया, तो प्रोडक्शन में उसने 21 आवर्स हमारे सेव करके दिए। अब यहाँ पर जब बोनस देने लगे कि हम उसको 9 पे लेके जाए ना, तो उसने भी एतराज करना है कि भाई 12 घंटे तो आपने मुझे नहीं काम करने दिया था, आपने इनडायरेक्ट मुझे रखा हुआ था, वरना तो मैं उसमें भी अच्छी खासी प्रोडक्शन कर सकता था। तो उसको जो बोनस देंगे वो फिर प्रोडक्शन आवर्स के मुताबिक जाके दे देंगे। अब ये देखें मिस्टर ए को कितनी अमाउंट मिल रही है, इन सबको ऐड करें 5 6 और बी को 7 एंड सी को 3 8। ये था हमारे पास इसका सोल्यूशन, ये आ गया। एंड पे ना सिर्फ इन चीजों को देखा करो कि क्या आपकी टोटल सैलरी इनके साथ मैच कर गई है। जरूरी नहीं है कि आपका स्केच इसके मुताबिक ही हो जैसे इसने आपको बना के दिया हो। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मसला है। पॉइंट ए तो बिल्कुल ठीक था, बी और सी के लिए उसने आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे दी है लेकिन डाटा नहीं गिवन, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। पॉइंट ए के लिए तो ये बिल्कुल कंप्लीट था, लेकिन बी और सी के लिए इनकम्प्लीट है। उसने यहाँ नीचे सोल्यूशन दे दिया आपको, लेकिन ना हमें उसने कुछ नहीं बताया लोन टू स्टॉक, इनकम टैक्स रेट्स वगैरह कितने हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह के बारे में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। सोल्यूशन में उसने जाके लिख दिया है, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये ऑप्शन ए के हवाले से बिल्कुल ठीक है,
तो इस वजह से हम इसका सिर्फ ऑप्शन ए ही सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, बाकी अब इंशाल्लाह ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स वगैरह रहती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, उसकी रीजन ये है कि इसमें ना एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है लर्निंग कर्व का, जो कि अभी तक हम लोगों ने स्टडी नहीं किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग लर्निंग कर्व को डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। लेकिन जितना तक पढ़ा है ना, इसको अच्छे तरीके से आपने रिवाइज करना है। उसके बाद जस्ट हम लोगों ने एक लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट सीखना है और हम लोग मूव कर जाएंगे अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में। एक दो दिन मजीद इस पे लगेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।